तो हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, जहां साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे अमरावती के दौरान कशीदगी देखी गई। वाईसीपी कारकुनों ने चंद्रबाबू नायडू के दौरे की मुखालिफत करते हुए उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी। इस दौरान तेलुगु देशम और वाईसीपी कारकुनों के दरमियान धींगा मुश्ती देखी गई। वाईसीपी कारकुनों ने स्याह पट्टियां बांधकर बाबू के दौरे की मुखालिफत करते हुए एहतजाज भी किया। तेलुगु देशम कारकुनों ने पुलिस पर साबिक वज़ीर आला को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी का भी इल्जाम लगाया है। और चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर इसहाक विजयवाड़ा से। इसहाक, आपसे मामले की तफसील जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ, हंगामा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? हाँ हिना जुबैर, आज सुबह से जो है ना चंद्रबाबू नायडू टूर स्टार्ट होने से भी पहले से ही टेंशन था। पुलिस ने कल रात को ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वाईएसआरसीपी के जो सपोर्टर्स है, जो रैयता है, वो जो चंद्रबाबू नायडू के टूर को रोकने की कोशिश करेंगी बोलकर रिपोर्ट आई थी। इसलिए पुलिस ने आज सुबह से पूरा एरिया जो है ना टूर का जो है वो पूरा पुलिस के तैनात की गई। और पहले ही टीडीपी वाले को बोल दिया गया था कि टीडीपी के सपोर्टर्स है वहाँ पूरी चौकन्नी, और जो वाईएसआरसीपी के जो सपोर्टर्स है वो भी। आज सुबह जब टूर शुरू होने के बाद जो वेंकटपालम के पास एक जो एनटीआर का स्टैच्यू रहा था, वहां से थोड़ी दूर आने के बाद जो ये जो वाईएसआरसीपी के कुछ लोग नारे जो बोले तो ये क्या नारेबाजी की, और उसके बाद जो है ना नारेबाजी के बाद जो है ना चंद्रबाबू नायडू की कानवे पे रोकने की कोशिश की। वहां से थोड़ी दूर सामने आने के बाद जो पथराव और जो है ना चप्पल फेंक दी है, उसके बाद जो है ना पूरा तनाव वातावरण पूरा आ गया। इसके बाद पुलिस ने जो वाईएसआरसीपी जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर हमला हुआ है और अब इस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। उधर हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से आइम्मा, मौज़नीन और पादरियों को दिए जाने वाले मुशाहरे के लिए बजट मुख्तस करने के मामले को अदालत में चैलेंज किया गया है। मशरक़ी गोदावरी जिले से ताल्लुक रखने वाले आर श्रीनिवास ने रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि उसने किस उसूल व ज़वाबित की बुनियाद पर आइम्मा और मौज़नीन के अलावा पादरियों को मुशाहरा देने का ऐलान किया। हाईकोर्ट ने रियासती चीफ सेक्रेटरी के अलावा महकमा फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड सीईओ को भी नोटिस जारी किया और इस मामले पर अगली समाअत अब 4 हफ्तों बाद होनी है। और मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात, 3 सीटों के लिए चुनाव के वोटों की गिनती लगातार जारी है। कालियागंज सीट पर टीएमसी ने अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा दी है। करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात, 3 सीटों के लिए चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। कालियागंज सीट पर टीएमसी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है और करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल उम्मीदवार आगे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, आपसे तफसीलात चाहेंगे। अभी तक जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात की जो सीटों वोटों की गिनती जारी है, उसमें क्या कुछ? देखिए, जिस तरह से ये 3 सीटों के बाई इलेक्शन हुए थे और ये 3 सीट 2021 में बंगाल का असेंबली इलेक्शन है, और उससे पहले ये बाई इलेक्शन काफी अहम था। जिस तरह से बंगाल में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीटों पे कामयाबी मिली थी, उसके बाद ये बाई इलेक्शन काफी अहम माना जा रहा था। ममता बनर्जी के लिए भी ये एक अपने आप को साबित करने की घड़ी थी और खुद बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो अपनी जीत की रिवायत को बरकरार रखे। और साथ ही साथ जो खड़गपुर असेंबली हल्का है, जहाँ से दिलीप घोष जीत कर असेंबली गए थे पहली बार, फिर वो एमपी बने और एमपी बनने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। वो जो जीता हुआ सीट था खड़गपुर असेंबली हल्का, वहाँ भी खुद बीजेपी के लोगों से जो बातें हो रही है, उनका कहना है कि जिस तरह से कालियागंज की सीट चल गई, उसके बाद जो 2 सीट और बची है, करीमपुर और खड़गपुर, उसमें बीजेपी के जीत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये बीजेपी के लीडरान का कहना है। लेकिन बहरहाल वोटों की गिनती चल रही है और तीनों ही सीट पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि खड़गपुर असेंबली हल्के से तृणमूल की जो आगे चल रही है, उसकी वो जो है काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद
तीनों ही एक सीट जो है वो जीत जो है वो दर्ज करा ली है तृणमूल कांग्रेस ने, और सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन करीमपुर और खड़गपुर असेंबली सीट के नतायज जो है वो फाइनल नतायज जो है वो आने बाकी हैं। लेकिन तीनों ही सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है और बीजेपी है, तो करीमपुर और खड़गपुर असेंबली हल्के में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। और लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो एक बार फिर इस बाई इलेक्शन में वही किनारे नजर आ रही है। तो ऐसे में आज के नतायज के बाद जिस तरह से आप देखेंगे सेलिब्रेशन शुरू हुआ है तृणमूल कांग्रेस के लिए, और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने मेहनत शुरू की थी, खिदमात हासिल किए गए थे कि किस तरह से पार्टी के इमेज को बेहतर बनाया जाए, कई बहुत तरह की स्कीमें और मुहिम शुरू की गई थी। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को एक 2021 के असेंबली इलेक्शन के लिए उनका हौसला बढ़ेगा, तो दूसरी पार्टियों के लिए जो है वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जी। तो लगातार इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हालात में बहुत तेजी से बेहतरी आ रही है। कुछ इलाकों को छोड़कर श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें खुल जाती हैं। पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त भी सड़कों पर देखी जा रही है। लोग दुकानों पर शॉपिंग भी कर रहे हैं। तलबा के इम्तिहानात भी बगैर किसी रखना के चल रहे हैं। हालात को कंट्रोल में रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। और अब बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह की। आपने लोकसभा में बोला है जी हाँ, गोडसे को देशभक्त बताना साध्वी प्रज्ञा सिंह को महंगा पड़ गया। उनके बयान की चार जानिब से नुक्ताचीनी की जा रही थी। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की गूंज ऐवान में भी सुनाई दी। अपोजिशन ने इस पर जबरदस्त हंगामा किया। उधर स्पीकर ओम बिरला ने शोर शराबे को रोकने की कोशिश की। इस मामले पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐवान में बयान दिया और कहा कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहना तो दूर, हुकूमत इस सोच की भी नफी करती है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि गांधी जी पूरे मुल्क के आइडियल हैं। इस सबके बीच कांग्रेस अरकान पार्लियामान ने ऐवान से ही वॉकआउट किया। और साध्वी प्रज्ञा सिंह की चरब ज़बानी बीजेपी और हुकूमत के लिए सुबकी का सबब बन रही है। गोडसे के हवाले से साध्वी के ताज़ा बयान से हुकूमत की किरकिरी होती देख पार्टी फौरन हरकत में आई। पार्टी ने दिफाई उमूर पार्लिमानी कमेटी से साध्वी की छुट्टी कर दी। हत्ता कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत से भी साध्वी को रोक दिया गया। जराये के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, यहां तक कि पार्टी उन्हें मुअत्तल भी कर सकती है। Statement given by the member parliament Pragya Thakur yesterday is condemnable. Bharatiya Janata Party never supports such statement and we do not support this ideology. We have decided that she will be removed from the consultative committee of defense, and in this session she will not be allowed to participate in the parliamentary party meeting. We are very clear about it, that we condemn her statement and we do not support this ideology. तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, तो पहली मर्तबा नहीं कहा, बार बार कह रहे हैं। इससे उनकी जहनियत का अंदाजा होता है कि वो महात्मा गांधी के दुश्मन हैं और उनके खातिल के चाहने वाले हैं। कहा गया रिकॉर्ड रिकॉर्ड से नहीं, सारी दुनिया ने उसको वीडियो क्लिप को देखा है। वो आज भी पब्लिक डोमेन में है और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं पुलिस मोशन, देखते स्पीकर क्या करते हैं, तो उनका प्रोविडेंस। और चलिए अब रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वज़ीर आला की हैसियत से आज शाम हलफ लेने वाले हैं।
और इस हलफबरदारी तकरीब में काफी लीडरान की शिरकत मुतवक्के है। ये तकरीब शिवाजी पार्क में शाम 6:40 में अमल में आएगी। उद्धव ठाकरे के साथ तीनों पार्टियों यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के दो अरकान भी हलफ लेंगे। शिवसेना की जानिब से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे, एनसीपी की जानिब से जयंत पाटिल और छगन भुजबल, कांग्रेस से बाला साहब थोराट और अशोक चौहान हलफ लेंगे। नाज़रीन, उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के वज़ीर आला का हलफ लेने वाले हैं। आइए एक नजर डालते हैं उद्धव ठाकरे की जिंदगी पर। आज महाराष्ट्र की तारीख में नए बाब का आगाज होगा। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और दिगर वुज़रा हलफ लेंगे। शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी। इस तकरीब में पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत वगैरह को मदऊ किया गया है। अब आइए एक नजर डालते हैं उद्धव ठाकरे की जिंदगी पर। शिवसेना के सदर हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना के बानी और साबिक सदर बाल ठाकरे के बेटे हैं। इब्तदाई अय्याम में मराठी अखबार सामना की जिम्मेदारी संभाली। शिवसेना ने बीएमसी का इंतखाब 2002 में जीता। 2003 में इन्हें पार्टी का फाल सदर नामजद किया गया। उद्धव के दो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस। उद्धव को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इन्होंने महाराष्ट्र के कई किलों की आसमानी तस्वीर कशी की है, जिन्हें जहांगीर आर्ट गैलरी में 2004 में नुमाइश के लिए रखा गया। अब देखना ये होगा कि वजीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे किस तरह महाराष्ट्र की तस्वीर कशी करते हैं और सियासी उथल पुथल को कैसे संभालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, जिस शिवाजी पार्क का बहुत तस्करा हो रहा है, आइए जरा उसकी तारीखी अहमियत पर भी एक नजर डालते हैं। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जो है ये वाक़ है। करीब 50 साल से शिवसेना का सियासी मरकज रहा है शिवाजी पार्क। 28 एकड़ में फैला है। खेल का मैदान 1925-26 में पार्क के नाम से मौसूम हुआ। माहिम पार्क के नाम से ये मौसूम हुआ था। 1927 में माहिम पार्क को शिवाजी पार्क के नाम से बदल दिया गया। 1930 से 1940 के दरमियान आज़ादी के लिए यहाँ कई बड़ी रैलियां मुनक़िद की गई। 1900 में बाल ठाकरे ने शिवसेना पार्टी की तश्कील दी। बाल ठाकरे ने पहला खिताब इसी शिवाजी पार्क में किया। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र आंदोलन में इस शिवाजी पार्क का बेहद अहम रोल रहा है। 1966 के बाद से दशहरे या फिर दीगर मजहबी प्रोग्रामों का इनेकाद भी शिवाजी पार्क में ही होता रहा है। 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवाजी पार्क को साइलेंट जोन भी करार दे दिया था। बाद में शिवसेना की मुखालफत के बाद सालाना प्रोग्राम के इनेकाद की यहाँ इजाज़त दी गई। और सबसे अहम बात कि शिवसेना का हेडक्वार्टर सेना भवन पार्क से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने अयोध्या केस में अपने बयान की वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि ये हिंदू हैं ना कि मुस्लिम जो कि अमन में रखना डालते हैं। उन्होंने वजाहत की कि जब मैं हिंदू कहता हूं तो आम हिंदुओं की बात नहीं करता। राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद के तनाजुर में कोर्ट में लफ्ज हिंदू का मतलब संघ परिवार है। अदालत में मैंने मस्जिद को मुनहदिम करने वालों को हिंदू तालिबान कहा है। मैं संघ परिवार के उन ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जो कि तशद्दुद और हुजूमी तशद्दुद के लिए मुख्तस हैं।
झारखंड का रुख करेंगे, जहां असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव तशहीर का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक इंतखाबी तशहीर थम जाएगी। आज तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत तशहीरी मुहिम में झोंक रहे हैं। पहले मरहले में 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होना है। पहले मरहले में 189 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें 15 खवातीन भी शामिल हैं। मुल्क भर में प्याज की कीमतें हैं कि लगातार लोगों को रुला रही हैं। बावर्ची खाने से प्याज गायब होती जा रही है। दिल्ली की बात करें, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान समेत तमाम रियासतों में प्याज वाकई में लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है। और दिल्ली की ओखला मंडी का जायजा लिया हमारे वहां के नुमाइंदे ने। भारत में अगर बात किया जाए तो हर जगह प्याज महंगा हो गया है। दिल्ली में भी प्याज 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। चलिए यहाँ पे जानते हैं ओखला सब्जी मंडी में, क्योंकि यहाँ पे थोक विक्रेता हैं लोग, क्या भाव प्याज बेच रहे हैं। प्याज जनाब हम बेच रहे हैं यहाँ से 64 रुपए किलो। तो जो कॉलोनियों में जो ठेले पे रेडी पे जो लोग लेके जा रहे हैं वो 80 से 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। आखिर इसके क्या वजह है? तो वो भी तो अपनी मजदूरी के लिए बेच रहे हैं, वो भी तो अपनी मजदूरी के लिए बेच रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, 10-5 रुपए किलो तो वो भी कमाएंगे। तो पल्लेदारी तो कर ही नहीं रहे वो लोग, वो तो अपनी मजदूरी के लिए करेंगे। तो अच्छा, क्या वजह है कि प्याज इतना महंगा हो गया? अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले प्याज के रेट कम हो गए थे, फिर दोबारा बढ़ गया है। हमें तो इसका कोई इल्म नहीं है। हम तो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें इसका इल्म नहीं है। तो प्याज का तड़का ही जो है खाने को स्वादिष्ट बनाता है, और प्याज न होने की वजह से इस समय लोगों के खाने का जायका बिगड़ गया है। और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस समय जेब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि प्याज 100 रुपया किलो हो गया है, तो यह खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह दिल्ली में स्टॉल लगाए गए हैं और वहाँ भी प्याज सस्ते दामों पे उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय बन गया है। आप देख सकते हैं कि यह ओखला सब्जी मंडी है, यहाँ पे लगातार प्याज जो है थोक विक्रेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से सभी लोग बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ और भी प्याज के जो वेराइटी हैं वो 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे तो प्याज सस्ती है, जैसा कि महंगाई जो इस हिसाब से बताया जा रहा है कि 65 रुपए किलो दे रहे हैं, लेकिन और जगह भी प्याज सस्ती है। अगर देखा जाए तो प्याज इस समय महंगा हो गया मार्केट में। महंगा हो गया, लेकिन अब गिर जाएगा, अब डाउन हो जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, महंगा क्यों हो गया है? इसके पीछे यही कारण है, कम बोआरी हुई होगी और क्या होगा, कम पैदावारी। अब यही प्याज नहीं उखाड़ रहे, हरी प्याज अब उखाड़ ही नहीं रहे, वो कह रहे मोटी हो जाए महंगे के चक्कर में। यही कारण। कब तक उम्मीद किया जाए, कब तक प्याज सस्ती हो जाएगी? इस हफ्ते के बाद सस्ती हो जाएगी। तो देखिए, इनका कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक जो है प्याज सस्ती हो सकती है, और उसी तरह से तमाम लोग उम्मीद तो जता रहे हैं कि प्याज सस्ती हो जाएगी। लेकिन प्याज कब तक सस्ती होगी, क्योंकि प्याज देखा जाए तो यह तीसरी बार प्याज के दाम में उछाल हुआ है, और इसको लेकर जो है काफ़ी लोग परेशान हैं। कहा जा सकता है दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं। लोगों के थाली से प्याज इस समय गायब हो गया है। दुकानदार यहाँ पे बता रहे हैं कि प्याज का जो आवक है वो कम हो गया है, और यही स्थिति रही तो 15 दिसंबर के पहले जो है प्याज के दाम में गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्याज नहीं आ रहा है और डिमांड अधिक है, जिससे प्याज के दाम बढ़ गए हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और इस सब के बीच मरकजी वजीर खुराक रामविलास पासवान का कहना है कि दुनिया भर में प्याज की कीमतों में ये इजाफा देखा जा रहा है, इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 56,000 मीट्रिक टन प्याज बफर स्टॉक में थी, जिसमें तकरीबन 50% खराब हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्याज दरामद की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्याज की कीमत कम नहीं हो पा रही। उन्होंने उम्मीद जरूर जाहिर की कि बैरून मुमालिक से प्याज की नई खेप आने के बाद इसकी कीमत कम हो जाएगी। वो हमारे हाथ में नहीं है। सरकार जो मैक्सिमम प्रयास जो है, अब प्रकृति के सामने में किस क्या चलता है कि हम लोग सोच रहे थे कि अब प्याज क्या कहते हैं कि प्याज बुआई में 1 महीना लेट हुआ तो 1 महीना के बाद क्या कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। जबकि जब फसल होने का हुआ तो पानी क्या कहते हैं कि पड़ गया, हो गया। तो उसमें तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी सिचुएशंस हैं वो सिचुएशन को सरकार जो है कहते हैं गंभीरतापूर्वक, अब जो है सपोज कर लीजिए कि स्टॉक लिमिट है वो हम लोगों ने लगा दिया, छापामारी है, वो छापामारी क्या कहते हैं कि शुरू है। तो जो सरकार के पास में मैक्सिमम कार्रवाई है
वो कार्रवाई क्या कहते हैं कर रहे हैं। बहुत से राज्य सरकारें हैं जो राज्य सरकार क्या कहते हैं कि प्याज है जो भी है उसमें यदि ज़्यादा दाम पर मिल रहा है तो थोड़ा उसमें जो क्या कहते हैं कि सब्सिडी दे करके कि कम दाम पर क्या कहते हैं कि जो है बेच रही है। खबर हैदराबाद से है, जहां एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों शादी मुबारक स्कीम के चेक की तकसीम अमल में आई। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा के इलाके हाफिज बाबा नगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान 410 गरीब खानदानों में शादी मुबारक स्कीम के ये चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर ही आंजहानी वज़ीर-ए-आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इज्तिमाई शादियों का आगाज़ किया था। अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद मजलिस की नुमाइंदगी पर ही शादी मुबारक स्कीम का आगाज़ हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा शादी मुबारक स्कीम पर अमलावरी के मामले में रियासत भर में सर फहरिस्त है। मैंने वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब से मुलाकात कर उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारी रियासत में भी काफ़ी गरीब बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, और उनके सामने मैंने ये बात रखी कि राजस्थान में इस तरीके से मदद की जा रही है, तो उन्होंने तवज्जो के साथ मेरी बात को समाअत की, सुना, और उसके बाद में ये कहा कि अकबर साहब हम भी यहाँ पे शुरू करेंगे। भारी बर्फबारी, वक्त से पहले मौसम सरमा की आमद और रोड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर रहने के नतीजे में ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की नाक के नीचे कुछ बेकायदगियाँ हो रही हैं, जिसके नतीजे में गिरां फरोशी का बाजार गर्म है। पूरी सूरत हाल का खमियाजा बेयार और मददगार आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। मौसम सरमा के शुरुआत के बाद अशियाए खुर्दनोश के दामों में इजाफा हो गया है। वादी में मौसम तब्दील होते ही अमूमन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। जरूरी चीजों की कीमत बढ़ाने के लिए मौसम का बहाना भी मिल ही जाता है। इन दिनों बारामूला शहर के लोग खाने पीने की चीजों के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं। बाजार में फरोख्त हो रही सब्जियों, फलों और चिकन के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि जिला इंतजामिया की तरफ से कोई भी गिरां फरोशी की निगरानी नहीं कर रहा। गुज़िश्ता 3 महीनों से वादी में गैर यकीनी हालात बने हुए हैं। ऐसे में गलत तरीके इख्तियार करने, ब्लैक मार्केटिंग और जरूरी अशिया की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का कुछ ताजिरों और दुकानदारों को मौका मिल गया है। नतीजे में आम लोग अपनी जेब से ज्यादा रकम खर्च करने पर मजबूर हैं। लोगों ने बाजारों में मामूल की चेकिंग पर जोर दिया है ताकि गरीब आवाम राहत की सांस ले सके। जो ही जम्मू श्रीनगर शहरा बंद होती है तो यहाँ जो मार्केट में ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं वो आसमान को छू जाती है। जो एक गरीब आवाम यहाँ रह रही है उनकी पहुँच से बहुत दूर हो जाती है। रास्ता बंद होने की वजह से कश्मीर में सब्जियों के दाम, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पावर सप्लाई, पानी की किल्लत, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल ठप पड़ी हैं। हमारी गवर्नमेंट को ये गुजारिश है कि ये चीज़ें हमें मैसर करें। मार्केट चेकिंग तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकलते हैं, मगर जब वो वापस अपने दफ्तरों में जाते हैं फिर वही होता है, क्योंकि इतना गिरां फरोशी हुई है कि यहाँ पर गरीब लोग जो है वो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेबस हुई है। नेटवर्क 18 से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने बताया कि जिला इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग टीम तश्कील दी है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की क़यादत वाली टीम में पुलिस और म्युनिसिपल महकमों के अफसर शामिल हैं। डीसी के मुताबिक मार्केट में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो किसी भी तरह की बेकायदगी पाए जाने पर उसकी जानकारी फौरी इंतजामिया को दें। इस हवाले से हमें भी कुछ शिकायत मिली थी, लेकिन उन्हीं दिनों में हमने हमारी जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड टीम है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं, तहसीलदार बारामूला है, इसी तरीके से हमारे SDMs हैं अपने अपनी एरिया के, और जो लीगल मेट्रोलॉजी वाले हैं उनको इमीडिएटली मुतहरिक किया गया। किसी भी सूरत में हम ये अलाउ किसी को नहीं करें कि वो जो है मौसमी हालात का किसी और हालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों को जो है महंगे दामों चीज़ें बेचेंगे। जरूरी अशिया के दाम बढ़ाकर गैर कानूनी नफाखोरी करने वालों और मार्केट पर मुकम्मल नजर रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों पर भी आयद होती है। इसीलिए जरूरी है कि अवाम भी इस ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारी निभाकर समाज को फायदा पहुँचाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।
मगरबी बंगाल में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुस्लिम तंजीमों ने तालीमी हब बनाने का फैसला किया है। फरफरा शरीफ सुन्नतुल जमात ने तारीखी तौर पर मशहूर फरफरा शरीफ में नॉलेज सिटी के तौर पर रियासत का पहला तालीमी हब बनाने का ये ऐलान किया। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। मगरबी बंगाल में मुस्लिम तबका तालीमी तौर पर सबसे ज्यादा पसमानदा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी मुसलमानों की पसमानदगी का एतराफ किया, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद लेफ्ट हुकूमत की हार और तृणमूल कांग्रेस के इक़्तिदार में भी तालीमी पसमानदगी दूर नहीं हुई है। अब मुस्लिम तंजीमों ने तालीमी मैदान में काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए नॉलेज सिटी के तौर पर तालीमी मराकज कायम करने का फैसला किया है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन की जरूरत है, तो सरकार तो चाहते हैं मुसलमान लोगों को शिक्षा से दूर रखेंगे, इसलिए हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं मुसलमान के साथ आदिवासी दलित लोगों को, जो लोग पिछड़ा हुआ है, शिक्षा से बहुत दूर है, उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, इसीलिए लर्निंग सिटी बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे शिक्षक देने के लिए हम लोगों को कोशिश है, जैसे जूनियर इंग्लिश मीडियम, सीनियर इंग्लिश मीडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। साथ साथ हम लोगों का जो पहले इरादा है नॉलेज सिटी में एक मातृ सदन भी बनाएंगे। 100 बीघा जमीन पर बनने वाली नॉलेज सिटी में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ सेहती मराकज भी कायम किए जाएंगे। तो जरूरत है नॉलेज सिटी का, तो काफ़ी ज़रूरत, क्योंकि राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये बात बोल चुका है कि मगरबी बंगाल की जो अक़लियत है ये सबसे पीछे में है, और इसी वजह क्योंकि फुरफुरा शरीफ का हमेशा एक बहुत ही तारीखी रोल रहा है बंगाल की अक़लियतों की डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी अल कुरैशी साहब उन्होंने ये प्लानिंग किया जो आइंदा 8 दिसंबर को जिसका ओपनिंग शुरू होने वाला है। एक जो सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल रन बाय वुमेन फॉर वुमेन, जैसे कि आप जानते हैं बहुत तकलीफ होती है हमारी माँ बहनों को जब कोई मेल डॉक्टर्स वगैरह ना चाहते हुए भी उनको मेल डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक प्लानिंग है कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाया जाए, और यहाँ पे एक 10,000 इनमेट्स का ऑर्फेनेज भी बन रही है। तो ये एक बहुत ही सामाजिक स्तर को भी नज़र में रखते हुए ये पूरा नॉलेज सिटी का प्लानिंग किया गया है। बताया जा रहा है कि आइंदा माह दिसंबर के अवाइल